हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक माइस्थेनिया ग्रेविस। इस पर जनरली एक शॉर्ट नोट पूछा जाता है। एंड ये जो टॉपिक है ये कोलिनर्जिक ड्रग का ही कंटिन्यूएशन है। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस टॉपिक आई विल रिकमेंड कि आप पहले कोलिनर्जिक ड्रग को कवर कर लें। नाउ लेट्स कमिंग टू अवर टॉपिक माइस्थेनिया ग्रेविस। ये एक ऑटो इम्यून डिसीज है। इट मीन्स जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो हमारे ही अगेंस्ट एक्ट कर रहा है। इम्यून सिस्टम का मेन हिस्सा क्या होता है? हमारी एंटीबॉडीज। तो इसमें हमारी जो एंटीबॉडीज होती है वो हमारे ही रिसेप्टर के अगेंस्ट काम करना चालू कर जाती है। तो यहाँ पे जो मेन रिसेप्टर इन्वॉल्व होता है वो है एनएम रिसेप्टर। इट मीन्स न्यूरो मस्कुलर रिसेप्टर। तो ये नर्व और मसल के बीच में होगा, तो ये न्यूरो मस्कुलर जंक्शन पर प्रेजेंट होगा। इसमें होता क्या है कि जैसे हमारी एक नर्व एंडिंग है और ये हमारी मसल है, तो एक नर्व और मसल के बीच में जो जंक्शन है एक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है। तो जब यहाँ पर एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है तो ये जाके एक्ट करते हैं रिसेप्टर्स पर क्योंकि एक ऑटो इम्यून डिसीज है तो यहाँ पर एंटीबॉडीज बन गई हैं हमारे रिसेप्टर्स के अगेंस्ट। अब ये रिसेप्ट एंटीबॉडीज क्या करेंगी? इस रिसेप्टर को कवर कर लेंगी। तो हमारा एसिटाइल कोलिन इन रिसेप्टर पर आकर एक्ट नहीं कर पाएगा। तो इस वजह से अब हमारा एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर को सिग्नल नहीं देगा। तो ये मसल जो है ये वर्क नहीं करेगी। ये मसल काम नहीं करेगी तो इसका फंक्शन रुक जाएगा। तो हमें वीकनेस फील होगी। हमारी मसल क्योंकि काम नहीं कर पाएंगी तो हमें थकावट लगेगी, फटीग लगेगा। तो इस डिसीज के सिम्टम्स क्या होते हैं? इस डिसीज के सिम्टम्स होते हैं वीकनेस एंड फटीग। और इस डिसीज में हो क्या रहा है? इसमें हमारे एनएम रिसेप्टर ब्लॉक हो जा रहे हैं। और इसमें ब्लॉक होने की वजह से क्या होता है कि जो एनएम रिसेप्टर है उनकी क्वांटिटी एंड क्वालिटी डिक्रीज हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारी एंटीबॉडीज है, क्योंकि जितने भी हमारे रिसेप्टर हैं इसमें से कुछ रिसेप्टर को हमारी एंटीबॉडीज ने कवर कर लिया है, तो हमारे जो रिसेप्टर है वो बहुत कम रह गए हैं। तो इसका मतलब उनकी क्वांटिटी कम हो गई है। और जो रिसेप्टर रह गए हैं वो भी एसिटाइल कोलिन से अच्छे से बाइंड नहीं हो पाते, तो उनकी क्वालिटी भी कम हो जाती है। तो इस डिसीज में क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ एनएम रिसेप्टर कम हो जाती है। नाउ टॉकिंग अबाउट द, अब क्योंकि हमारे मसल न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे प्रेजेंट है तो हमारी किसी ना किसी मसल को इन्वॉल्व करेगा। तो सबसे पहले जो मोस्ट कॉमन मसल इन्वॉल्व होती है वो होती है हमारी ऑक्यूलर मसल। मतलब जो हमारी आई की मसल्स होती हैं वो सबसे पहले इन्वॉल्व होती हैं। और फिर धीरे धीरे हमारी बॉडी की सारी मसल धीरे धीरे इन्वॉल्व होना चालू हो जाती है। लेकिन जो लास्ट में इन्वॉल्व होता है वो होता है हमारा डायफ्राम। क्योंकि डायफ्राम रिस्पॉन्सिबल होता है रेस्पिरेशन के लिए। तो अगर लास्ट में जब डायफ्राम इन्वॉल्व होगा तो हमारा रेस्पिरेशन हैम्पर हो जाएगा। तो हमें रेस्पिरेटरी पैरालिसिस हो जाएगी। और क्योंकि अब हम सांस नहीं ले पाएंगे तो डेथ हो जाएगी। तो सबसे लास्ट में इन्वॉल्व क्या होगा? डायफ्राम, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी पैरालिसिस हो जाता है। तो इस डिसीज में कॉज ऑफ डेथ क्या होता है? रेस्पिरेटरी पैरालिसिस। दिस वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस। नाउ टॉकिंग अबाउट द कॉजेज। सो इन कॉजेज जनरली एक हेरिडिटरी कंडीशन होती है। इसका मतलब इसमें फैमिली हिस्ट्री प्रेजेंट रहेगी। एंड जनरली इस कंडीशन का मेन कॉज होता है कि थाइमस में एबनॉर्मेलिटी हो जाती है। या तो थाइमस का ट्यूमर होगा जिसको हम थाइमोमा बोलते हैं, या थाइमस ग्लैंड की कोई और एबनॉर्मेलिटी भी हो सकती है कि उसका साइज बढ़ गया, मतलब हाइपरप्लेजिया हो गया। तो कोई भी थाइमस की एबनॉर्मेलिटी की वजह से ये डिसीज हो जाती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो थाइमस होता है वो हमारा इम्यून सिस्टम का पार्ट है। अब क्योंकि इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है एंटीबॉडीज को बनाने के लिए। अब अगर हमारा थाइमस में ही कुछ खराबी है तो हमारी जो एंटीबॉडीज बनेंगी वो भी खराब बनेंगी। तो हमारा जो थाइमस है वो इम्यून सिस्टम को मिस इंस्ट्रक्ट करेगा। इसका मतलब वो ऐसी एंटीबॉडीज बनाएगा जो कि हमारे ही सिस्टम पर अटैक करेंगी। तो वो हमारे ही एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर पर अटैक कर देंगी। तो ये इसकी बेसिक पैथोलॉजी होती है कि हमारा थाइमस ग्लैंड खराब होने की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम मिस इंस्ट्रक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जो एंटीबॉडीज बनती हैं वो हमारे ही एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर पर अटैक कर देती हैं। दिस वाज अबाउट इट कॉजेज। नाउ अब इस कंडीशन को हम डायग्नोज कैसे करेंगे? इसकी डायग्नोसिस के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री। तो इसमें हमेशा जनरली फैमिली हिस्ट्री हमें मिलेगी। तो इसमें पर्सन की फैमिली हिस्ट्री लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। देन इसके सिम्टम्स से भी हम डायग्नोज कर सकते हैं, जैसे कि मसल वीकनेस होगा, फटीग होगा। तो अब हमारा सिम्टम्स से हमने डायग्नोज कर लिया कि माइस्थेनिया ग्रेविस हो सकता है। तो इसको कंफर्म करने के लिए हम कुछ टेस्ट करते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है एड्रोफोनियम टेस्ट, या फिर इसका दूसरा नाम होता है टेंसिलॉन टेस्ट। अब
अब अगर आपको एड्रोफोनियम कहीं सुना हुआ लग रहा है तो ये हमने पढ़ा है हमारे एंटीकोलिन एस्ट्रेज में। सो जो हमारे एंटीकोलिन एस्ट्रेज होते हैं ये रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल होते हैं। तो रिवर्सिबल जो एंटीकोलिन एस्ट्रेज होते हैं वो कार्बामेट्स होते हैं। तो इसमें जो तीन ड्रग हैं नियोस्टिग्मिन, पाइरिडोस्टिग्मिन और एड्रोफोनियम, ये तीनों के तीनों माइस्थीनिया ग्रेविस को ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन एड्रोफोनियम शॉर्ट एक्टिंग होता है और ये जो दो होते हैं ये लॉन्ग एक्टिंग होते हैं। तो इन दोनों को हम ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। लेकिन क्योंकि एड्रोफोनियम शॉर्ट एक्टिंग है तो हम इसको डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए यूज करते हैं। सो अब हम पढ़ते हैं कि इससे डायग्नोसिस हम कैसे कर सकते हैं। सो एड्रोफोनियम एक रिवर्सिबल एंटीकोलिन एस्ट्रेज है। ये शॉर्ट एक्टिंग है। ये सिर्फ 8 से 10 मिनट तक के लिए एक्ट करता है। ये करता क्या है, अब हमें पता है ये हमारा नर्व एंडिंग है। यहाँ पे हमारा एसिटाइल कोलिन स्टोर है। अब एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा, ये किसी भी मसल पे जाके जो एनएम रिसेप्टर है उस पे एक्ट करेगा और मसल को स्टिमुलेट करेगा, मतलब डीपोलराइज करेगा। और जब मसल डिपोलराइज होगी तो वो आगे फंक्शन करेगी और हमारा मसल कॉन्ट्रेक्शन हो जाएगा। अब ये क्या करते हैं जो एड्रो और जो एक्सेस ऑफ एसिटाइल कोलिन है उसको कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम ब्रेक कर देगा और जो कोलिन है ये दोबारा से रीअपटेक हो जाएगा फॉर रीयूज पर्पस। सो जो एड्रोफोनियम है क्योंकि ये कोलिन एस्ट्रेज इनिबिटर है तो इस एंजाइम को इनिबिट करेगा। तो जो एसिटाइल कोलिन है वो इस जो एंजाइम है एसिटाइल कोलिन को ब्रेक नहीं कर पाएगा। अब क्योंकि एसिटाइल कोलिन ब्रेक नहीं हो रहा तो एसिटाइल कोलिन यहाँ बढ़ जाएगा। और इस कंडीशन में क्या हो रहा था कि जो एसिटाइल कोलिन है वो रिसेप्टर पर काम नहीं कर पा रहे क्योंकि यहाँ पे एंटीबॉडीज प्रेजेंट है ऑलरेडी जो कि इसको कवर कर लिए हैं और ये एक्शन नहीं कर पा रहे। तो क्योंकि अब यहाँ पे एसिटाइल कोलिन की हम अमाउंट को बढ़ा रहे हैं तो जो थोड़े बहुत रिसेप्टर बचे हुए हैं हो सकता है उस पर जाके एसिटाइल कोलिन फंक्शन करे और मसल को डीपोलराइज कर दे। और अगर मसल डीपोलराइज होगी तो मसल फंक्शन करना स्टार्ट कर देगी और जो हमारे वीकनेस फटीग के सिम्टम है वो इम्प्रूव हो जाएंगे। सो अगर एंड्रोफोनियम देने से एसिटाइल कोलिन इंक्रीज हो रहा है और इंक्रीज एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर पर जाकर एक्ट कर पा रहा है जिसकी वजह से मसल अपना दोबारा से फंक्शन कर पा रही है तो इसके सिम्टम्स इंप्रूव हो जाते हैं। तो एड्रोफोनियम टेस्ट में अगर एसिटाइल कोलिन इंक्रीज होने से कंडीशन में इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है तो वो माइस्थीनिया ग्रेविस ही है। ठीक है, सो इससे हमें डायग्नोसिस मिल जाता है। नाउ हम तीसरी एक और चीज क्या कर सकते हैं, जो हमारी सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज है। मतलब अब हमें पता है इस कंडीशन में हमारी एंटीबॉडीज बन रही है एनएम रिसेप्टर के अगेंस्ट। तो हम हमारे ब्लड में इस एंटीबॉडीज को जो कि एनएम रिसेप्टर के अगेंस्ट है इसको फाइंड कर लेंगे। अगर हमें हमारे ब्लड में ये एंटीबॉडीज मिल रही हैं इसका मतलब एक ऑटोइम्यून कंडीशन है। तो ये हमें बताती है कि माइस्थीनिया ग्रेविस हो सकता है। सो डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज टू एनएम रिसेप्टर। सो दीज आर सम ऑफ द टेस्ट जिससे कि हम डायग्नोज कर सकते हैं कि ये कंडीशन माइस्थीनिया ग्रेविस है। अब अगर हमने डायग्नोज कर लिया तो उसके बाद हमें ट्रीटमेंट करना होगा। तो इसका ट्रीटमेंट होता है एक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जिसमें हम इसके सिम्टम्स जैसे कि मसल वीकनेस को और जो हमारा फटीग है इन सिम्टम्स को ट्रीट करेंगे। और एक होता है डेफिनेटिव ट्रीटमेंट जिसमें हम इस बीमारी को मतलब इसके रूट कोज को ट्रीट करेंगे। तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था कि हम इसमें एंटीकोलिन एस्ट्रेज देते हैं जिसकी वजह से कोई भी एंटीकोलिन एस्ट्रेज जब हम देंगे तो ये एंजाइम इनहिबिट होगा, एसिटाइल कोलिन बढ़ जाएगा और ये जो बचे हुए स्पेयर्ड रिसेप्टर है उस पर काम कर पाएगा और ये कंडीशन इंप्रूव हो जाएगी। तो हम इसमें एंटीकोलिन एस्ट्रेज देंगे। अब हमने डिस्कस किया था हम इसमें ये 3 एंटीकोलिन एस्ट्रेज देते हैं लेकिन ट्रीटमेंट में हम नियोस्टिग्मिन और पाइरिडोस्टिग्मिन देते हैं क्योंकि ये लॉन्ग एक्टिंग है। सो ड्यू टू देयर लॉन्ग एक्शन हम इनको ट्रीटमेंट में यूज करते हैं और एड्रोफोनियम को हम ट्रीटमेंट में यूज नहीं करते क्योंकि शॉर्ट एक्टिंग होता है। तो हम इसको डायग्नोसिस में यूज करते हैं। सो नाउ ट्रीटमेंट में हम एंटीकोलिनेस्ट्रेज देंगे, नियोस्टिग्मिन और पाइरिडोस्टिग्मिन क्योंकि ये लॉन्गर एक्टिंग है। अब हम इसके साथ हमेशा एट्रोपिन को कंबाइन करके देते हैं। सो इट्स अ वेरी मेन क्वेश्चन कि हम यहाँ पे एट्रोपिन को कंबाइन क्यों कर रहे हैं। सो इसके दो रीजन है। क्योंकि हमारा जो नियोस्टिग्मिन पाइरिडोस्टिग्मिन है ये कोलिनर्जिक ड्रग है। अब कोलिनर्जिक ड्रग निकोटिनिक रिसेप्टर पर भी एक्ट करता है और मस्कार्निक पे भी काम करता है। लेकिन माइस्थीनिया ग्रेविस में हमारे एनएम रिसेप्टर ब्लॉक है। मस्कार्निक तो ठीक है, तो हम नहीं चाहते कि हमारा ड्रग मस्कार्निक पे काम करे, हमें चाहिए कि वो अपना सारा काम निकोटिनिक पर करे। तो हम मस्कार्निक रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं। और जो हमारा एट्रोपिन होता है ना ये एक एंटी मस्कार्निक ड्रग होता है। एंटी मस्कार्निक मतलब कि मस्कार
जो ये मस्कारिन रिसेप्टर है उसको इनहिबिट कर देगा। ये हम फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे एंटीकोलिनर्जिक चैप्टर में, लेकिन जस्ट फॉर नाउ जस्ट रिमेंबर दिस कि एंटी मस्कार्निक है। तो ये क्योंकि मस्कार्निक रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा तो अब हमारा ड्रग सिर्फ निकोटिनिक पर काम कर पाएगा और हमारी कंडीशन इंप्रूव हो जाएगी। और इससे एक और फायदा क्या होता है कि जो मस्कार्निक रिसेप्टर के जो साइड इफेक्ट होते हैं जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है, डम्बल्स मतलब डायरिया, यूरिनेशन, मियोसिस, लेक्राइनेशन, सलाइवेशन एक्सेट्रा, जितने भी मस्कार्निक रिसेप्टर के साइड इफेक्ट होते हैं उन सब, अब क्योंकि मस्कार्निक रिसेप्टर पे काम ही नहीं हो रहा तो साइड इफेक्ट भी नहीं आएंगे, तो ये साइड इफेक्ट कम हो जाते हैं। तो इसके दो फायदे हैं कि एक तो ये सिर्फ एनएम रिसेप्टर पर काम कर पाएगा तो इसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी, और दूसरा इसका काम क्या होता है कि जो मस्कार्निक साइड इफेक्ट आते हैं अब वो मस्कार्निक साइड इफेक्ट डिक्रीज हो जाएंगे। हम हमेशा एट्रोपिन को एंटीकोलिन एस्ट्रेस के साथ कंबाइन कर देते हैं। ये मस्कार्निक साइड इफेक्ट को कम कर देता है या खत्म ही कर देता है। अब नेक्स्ट हमारा सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हो गया, अब हम करेंगे डेफिनेटिव ट्रीटमेंट। अब क्योंकि हमारा इस बीमारी में एंटीबॉडीज ही खराब है तो एंटीबॉडीज को ही हम रिमूव कर देंगे। तो एंटीबॉडीज को हम रिमूव कैसे कर सकते हैं? बाय प्लाज्मा फेरेसिस। और क्योंकि एक ऑटो इम्यून कंडीशन है तो हम इसमें इम्यून थेरेपी दे सकते हैं। और मेन जो हम इसका ड्रग ऑफ चॉइस होता है वो होता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ऐसे ड्रग होते हैं जो कि इम्यूनो सप्रेसेंट होते हैं, क्योंकि हमारी एक इम्यून कंडीशन है, हमारा इम्यून सिस्टम अभी खराब हो गया है क्योंकि हमारे अगेंस्ट ही एंटीबॉडीज बना रहा है, तो हम इस इम्यून सिस्टम को सप्रेस करेंगे। तो ये जो इम्यूनो सप्रेसेंट होते हैं ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं। इसका एक एग्जांपल है कॉर्टिकोस्टेरॉइड का प्रेडनिसोलोन। तो ये ड्रग ऑफ चॉइस होता है जो कि हम माइस्थेनिया ग्रेविस में यूज कर सकते हैं। अब एक जनरल ट्रीटमेंट गाइडलाइन होती है माइस्थेनिया ग्रेविस की, कि जब माइस्थेनिया ग्रेविस ओक्यूलर मसल को इन्वॉल्व करता है, हमें पता है सबसे पहले इसमें जो मसल इन्वॉल्व होती है वो ओक्यूलर होती है, फिर धीरे धीरे इसमें बाकी बॉडी की मसल इन्वॉल्व होना स्टार्ट हो जाती है। पहले जब तक ओक्यूलर मसल इन्वॉल्व है तो हम एंटीकोलिनेस्टेरॉइड देंगे, अगर उससे काम नहीं हो रहा है तो हम इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स देंगे जो कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं। लेकिन अगर हमारी एक से ज्यादा मसल इन्वॉल्व हो चुकी है ऑलरेडी तो जनरलाइज माइस्थेनिया ग्रेविस हुआ। तो इसमें भी पहले हम एंटीकोलिनेस्टेरॉइड देंगे, लेकिन अगर ये कंडीशन से रेजिस्टेंट हो गया है तो हम इसमें थाइमेक्टोमी करेंगे। थाइमेक्टोमी मतलब थाइमस ग्लैंड को हम रिमूव कर देंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है इसका वन ऑफ द मेजर कॉज क्या है कि थाइमस ग्लैंड इसमें एबनॉर्मल होता है। तो अगर थाइमोमा की वजह से माइस्थेनिया ग्रेविस हो रहा है तो हम इसमें पहले थाइमेक्टोमी करेंगे, क्योंकि इसका रूट कॉज है, अगर हमने इसको हटा दिया तो हमारी कंडीशन ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर इससे भी हमारी कंडीशन ठीक नहीं होती है तो मतलब कुछ और कॉज होगा, तो हम लास्ट में फिर इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स ही इस कंडीशन में भी देंगे। एक जनरल ट्रीटमेंट गाइडलाइन है माइस्थेनिया ग्रेविस के लिए। आई होप ये आपको समझ आ गई होगी। नाउ एक जस्ट लास्ट एक टर्म होती है कोलिनर्जिक क्राइसिस। इस जो डिसीज होती है इसमें जो सिम्टम्स होते हैं ये माइस्थेनिया ग्रेविस के जैसे होते हैं। तो काफी बार हम माइस्थेनिया ग्रेविस और कोलिनर्जिक क्राइसिस में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हमें इस दोनों कंडीशन को डिफरेंशिएट करना पड़ता है, और इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं अगेन बाय एड्रोफोनियम टेस्ट। अब ये हम कैसे करते हैं? इसके लिए पहले हम इस कंडीशन के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। कोलिनर्जिक क्राइसिस होता क्यों है? क्योंकि जब हम कोलिनर्जिक्स को स्पेशली जो एंटीकोलिन एस्ट्रेज है उसको लॉन्ग टर्म यूज कर लेते हैं या उसका ओवर यूज कर लेते हैं, तो इस वजह से कोलिनर्जिक क्राइसिस होता है। अब इससे होगा क्या? अगेन ये हमारी नर्व एंडिंग है, ये हमारी कोई भी मसल है जिसपे हमारे रिसेप्टर्स हैं, और ये हमारा एसिटाइल कोलिन है। ये कोई ऑटो इम्यून डिसीज नहीं है तो यहाँ पे कोई एंटीबॉडीज नहीं है, यहाँ पे हमारा एसिटाइल कोलिन फ्रीली एक्ट कर सकते हैं रिसेप्टर्स पर अगर हम एंटीकोलिन एस्ट्रेज दे रहे हैं यहाँ पे तो ये हमारे कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम को इनहिबिट करेगा, तो एसिटाइल कोलिन ब्रेक डाउन नहीं हो पाएगा। अब एसिटाइल कोलिन ब्रेक नहीं हो रहा है तो एसिटाइल कोलिन यहाँ इंक्रीज हो जाएगा। अब एसिटाइल कोलिन बार बार इन रिसेप्टर पर एक्ट करता रहेगा। अब क्योंकि रिसेप्टर बार बार स्टिमुलेट हो रहे हैं तो ये प्रोलॉन्ग डिपोलराइजेशन करेंगे, बहुत टाइम तक मसल को सिग्नल जाता रहेगा, मसल काम करती रहेगी। तो एक टाइम के बाद हमारी मसल थक जाएगी, तो मसल में पैरालिसिस हो जाएगा जिसकी वजह से फैटीग होगा। तो हमने पढ़ा है कि हमारा जो माइस्थेनिया ग्रेविस है उसमें भी मसल फैटीग होता है, मसल वीक हो जाती है, पैरालिसिस हो जाता है। तो इसमें सिम्टम सेम है, मसल वीकनेस, एनएम, उसमें भी न्यूरो मस्कुलर रिसेप्टर इन्वॉल्व होते हैं, यहाँ भी एनएम पैरालिसिस हो रही है। तो सिम्टम्स जनरली सिमिलर है लेकिन इसके बेसिक पैथोलॉजी डिफरेंट है।
माइस्थीनिया ग्रेविस में एसिटाइल कोलिन है पर वो रिसेप्टर्स पर एक्ट नहीं कर पा रहा है, लेकिन इस कंडीशन में एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स पर ज्यादा एक्ट कर रहा है जिसकी वजह से मसल वीक हो जा रही है, क्योंकि वो प्रोलॉन्ग काम कर चुकी है। प्रोलॉन्ग डिपोलराइजेशन की वजह से यहाँ पर मसल एक टाइम के बाद काम करना बंद कर देती है। तो इसमें क्या होता है, ओवर यूज ऑफ एंटीकोलिनेस्टरेज की वजह से परसिस्टेंट एसिटाइलकोलिन इंक्रीज रहेगा, जिसकी वजह से जो ये एनएम रिसेप्टर है ये स्टिमुलेट होते रहेंगे, जिसकी वजह से प्रोलॉन्ग डिपोलराइजेशन होगा और हमारी मसल वीकनेस और एनएम पैरालिसिस हो जाएगा। अब इस कंडीशन को माइस्थीनिया ग्रेविस से डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, क्योंकि इसमें हम एड्रोफोनियम टेस्ट यूज करेंगे। तो जब हम एड्रोफोनियम देंगे, तो हमें पता है जब हम एड्रोफोनियम देते हैं तो इन केस ऑफ माइस्थीनिया ग्रेविस जो क्योंकि वो एंटीबॉडी से रिसेप्टर ऑलरेडी कवर है, तो बचे हुए रिसेप्टर पर एसिटाइल कोलिन इंक्रीज होने की वजह से वो बचे हुए रिसेप्टर पर काम करता है और मसल फंक्शन करने लग जाती है और हमारी कंडीशन इंप्रूव हो जाती है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब एड्रोफोनियम देने से माइस्थीनिया ग्रेविस की जो कंडीशन होती है वो इम्प्रूव होती है। लेकिन जब हम कोलिनर्जिक क्राइसिस में एंटीकोलिनेस्टरेज देंगे, तो उसमें तो ऑलरेडी इसका ओवरडोज था और हमने और एंटीकोलिनेस्टरेज दे दिया, अब और एसिटाइल कोलिन बढ़ जाएगा, अब वो और ज्यादा जाके रिसेप्टर पर एक्ट करेगा। फर्दर जो मसल है वो प्रोलॉन्ग डिपोलराइज रहेगी, वो और ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगी और इसकी वजह से और ज्यादा थक जाएगी। तो इसमें जो कंडीशन है वो वर्सन हो जाएगी, क्योंकि इसमें ऑलरेडी हमें एसिटाइल कोलिन नहीं चाहिए। और इस तरह से हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। अगर एड्रोफोनियम देने से कंडीशन इंप्रूव हो रही है तो माइस्थीनिया ग्रेविस है, लेकिन अगर एड्रोफोनियम देने से कंडीशन वर्सन हो जा रही है तो वो कोलिनर्जिक क्राइसिस है। सो आई होप आपको भी ये समझ आया होगा। सो ये दोनों के दोनों सिम्टम्स में सिमिलर है, बट इनको डिफरेंट, इनकी बेसिक पैथोलॉजी अलग है। लेकिन पैथोलॉजी हम देख नहीं सकते तो हम एड्रोफोनियम टेस्ट से इसको डिफरेंशिएट करते हैं। So that was all about myasthenia gravis. So thank you.